गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने इंटरव्यू नाम के चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और थोड़े और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। डिड Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि क्या जो अम्बर्टो इको थे वो अपने आप को क्या माना करते थे। ठीक है, क्या वो अपने आप को एक नोवेलिस्ट समझते थे, ठीक है, या फिर वो अपने आप को एक एकेडमिक स्कॉलर मानते थे। ठीक है, नोवेलिस्ट होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, उपन्यास का उपन्यास लिखने वाला। ठीक है, एकेडमिक स्कॉलर तो बच्चों आपको पता ही, वो क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, डॉक्टर थे, डॉक्टर यानी कि पीएचडी होल्डर। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो अपने आप को किस आइडेंटिटी से ज्यादा एसोसिएट करते थे, एज अ नोवेलिस्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिए, इसके आंसर पे आते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर। Umberto Eco considered himself as an academic scholar first and then a novelist। ठीक है बच्चों, अम्बर्टो इको अपने आप को क्या कंसीडर करते थे, वो अपने आप को मानते थे कि मैं एक एकेडमिक स्कॉलर हूं सबसे पहले तो। ठीक है, नोवेलिस्ट तो मैं उसके बाद बना हूं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने नोवेल पार्ट टाइम में लिखना शुरू करी थी, जब वो बोर फील होते थे या फिर जब उनके पास खाली टाइम होता था तब उन्होंने नोवेल्स लिखना शुरू की थी। बट उनका बच्चों मेन काम, जो उनका प्रोफेशन था, वो तो एक एकेडमिक स्कॉलर का ही था। ठीक है, तो इसलिए वो अपने आप को एक एकेडमिक स्कॉलर पहले और उसके बाद एज अ नोवेलिस्ट कंसिडर करते थे। क्लियर है बच्चों। ही रोट मोर स्कॉलरली आर्टिकल्स एज कंपेयर टू नोवेल्स। और वो लिखा भी ज्यादा क्या करते थे, स्कॉलरली आर्टिकल, जो स्कॉलर्स वगैरह होते हैं ना, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो आर्टिकल्स ज्यादा लिखते थे और नोवेल्स वगैरह थोड़ा कम लिखते थे। और जब उनपे फ्री टाइम होता था, मतलब अपने आर्टिकल्स वगैरह लेक्चर्स वगैरह से जब वो थोड़ा फ्री हो जाते थे, तो उस फ्री टाइम में या फिर कह सकते हैं उन एम्प्टी स्पेसेस को यूज करते हुए वो अपना क्या लिख देते थे, नोवेल को कंप्लीट करा करते थे। ठीक है, तो उनका मेन फोकस किस पे था बच्चों, अपने स्कॉलर वर्क पे, ना कि नोवेल्स पे। ही अटेंडेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को ही अटेंड किया करते थे, ना कि नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। बल्कि राइटर्स और पेन क्लब्स की मीटिंग वो नहीं अटेंड करते थे। पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग यानी कि जहाँ पे सभी लेखक इकट्ठे होते हैं, ठीक है, वो उसको ना अटेंड करते, वो कहाँ ज्यादा टाइम देते थे, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में वो ज्यादा टाइम देते थे। तो इन सब चीजों से, इन सब बातों से हमें पता चल जाता है ना बच्चों कि वो फिर ज्यादा फोकस या ज्यादा झुकाव उनका किधर की तरफ था, अपने एकेडमिक वर्क की तरफ ज्यादा झुकाव था, और पार्ट टाइम में वो नोवेल्स वगैरह लिखा करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु रोट नोवेल्स ऑन संडेज। उनके अकॉर्डिंग वो एक एकेडमी के प्रोफेसर थे जो कि नोवेल्स तो सिर्फ संडेज को फ्री टाइम में लिखा करते थे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको अपना आंसर लिख के आना है। आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट ही सेड। और देखो ये लाइन तो उन्हीं की है, ठीक है, ये चैप्टर से ही लाइन ली गई है कि आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट। मैंने तो मतलब बोल सकते हैं बाय एक्सीडेंट ही नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। ठीक है, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि मैं नोवेल ही लिखने बैठता हूँ, बट बाय चांस या बाय एक्सीडेंट वो नोवेल लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इतना नोट डाउन करेंगे बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर, नोट इट डाउन।
आई होप आपने बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज नोवेल किसने लिखी थी? द नेम ऑफ द रोज नोवेल लिखी है किसने? अम्बर्टो इको ने। ठीक है, तो उसकी सक्सेस, ह्यूज सक्सेस मतलब बहुत बड़ी सक्सेस। ह्यूज का मतलब होता है बच्चों विशाल, विशाल, ह्यूज बहुत बड़ी। जो उसको सफलता मिली उसके पीछे का रीजन, कारण क्या है? ठीक है, उसकी सफलता का कारण क्या है, हमें ये बताना है इस आंसर में। आई एम गिविंग यू सम टाइम, मैं अभी आंसर को छिपाऊंगा, हाइड करूंगा थोड़ा, आप तब तक इस बारे में सोचिए। ठीक है, हमने चैप्टर में डिस्कस करा हुआ है कि उनकी सफलता का क्या कारण है। जब उनसे पूछा जाता है तो अम्बर्टो इको क्या जवाब देते हैं। ठीक है, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स टू कंसिडर दिस क्वेश्चन। क्या आप लोगों ने इसका आंसर सोचा? आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा और अपनी नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा। अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। ठीक है, आप क्या करेंगे, रीचेक करेंगे अपना आंसर को, कॉपी मैच करेंगे इस आंसर के साथ। ठीक है, कि आपने कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है। Umberto Eco has rightly pointed out that the success behind the name of the rose is a mystery. देखो अम्बर्टो इको क्या कहते हैं, जब मुकुंद उससे पूछते हैं कि सर इसकी सक्सेस का क्या कारण है, इतनी ह्यूज सक्सेस का, तो कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, इट्स अ मिस्ट्री। ठीक है, कि उसकी सक्सेस जो है वो एक मिस्ट्री है। ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड अ बुक सक्सेस और फेलियर। ठीक है, ये जानना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है बच्चों, किसी भी किताब के सक्सेसफुल होने का या फिर फेलियर होने का। ठीक है, ये बात सिर्फ द नेम ऑफ द रोज की ही नहीं हो रही, बल्कि ये ऑथर्स वगैरह बहुत रिसर्च कर चुके हैं कि कोई किताब जिसका कि एक्सपेक्टेड नहीं होता वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, और जिसका कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है कई बार कि नहीं ये किताब तो मार्केट में बहुत ज्यादा चलेगी, रीडर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो किताब बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। ठीक है, सेम गोज विद द मूवीज ऑल्सो। आप बच्चों इसको मूवी के साथ रिलेट करके देखिए। कई बार डायरेक्टर वगैरह कुछ कुछ मूवीज आपने देखी होगी, इतना पैसा खर्च करता है प्रोड्यूसर। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये मूवी तो बहुत ज्यादा हिट जाने वाली है, अच्छे अच्छे एक्टर्स रखे होते हैं, लेकिन वो मूवी फ्लॉप चली जाती है। और कभी जिसपे कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, ठीक है, वो मूवी अचानक से हिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ये मूवी आप लोगों ने सबने देखी होगी आई गेस, ये मूवी तो सबने देखी ही होगी, बाहुबली। ठीक है बच्चों, आप लोगों को याद है जब ये मूवी पहली बार रिलीज हुई थी, ठीक है, तो उस वक्त जो इसका कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है प्रभास। ठीक है, जो इसमें मेन हीरो है प्रभास, उसको ज्यादा लोग जानते नहीं थे। ठीक है, जिन्होंने जो साउथ इंडियन मूवीज देखते रहे होंगे तो शायद उन लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि हाँ ये कोई एक्टर है साउथ का, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने उसे फर्स्ट टाइम ही देखा था। ठीक है, उस हीरो को, क्योंकि जब उसके पोस्टर वगैरह रिलीज हुए थे, ट्रेलर वगैरह लॉन्च हुआ था, तो लोगों को लगा था ये तो कोई नया हीरो है, पता नहीं कैसी मूवी होगी। ठीक है, तो कोई ज्यादा अंदाजा नहीं था। लेकिन जब लोग थिएटर्स में गए, लोगों ने मूवी देखी, तो उसके बाद तो क्या हुआ बच्चों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कितना हिट हुई ये मूवी। ठीक है, इसका जो लास्ट वो था, जिस एंडिंग में इसको, जिस क्लाइमैक्स में इसको छोड़ा गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पूरे एक साल तक लोग एक दूसरे से यही क्वेश्चन पूछते रहे। ठीक है, और एक साल, एक डेढ़ साल के बाद इसका सेकंड पार्ट आया था, तो वो पार्ट भी बहुत ज्यादा फेमस गया। ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट से तो बच्चों देखो एक्सपेक्टेड हो गया था ना कि फर्स्ट पार्ट ही इतना फेमस था, तो सेकंड पार्ट तो फेमस जाएगा ही जाएगा, और वो गया भी क्योंकि उससे भी बेटर था। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था, नो बडी एक्सपेक्टेड कि ये इतनी हिट जाएगी मूवी। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ तक कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा कि इतना ज्यादा अच्छी चली जाएगी। तो ये रीजन होता है भैया। ठीक है बच्चों, कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कोई मूवी, या सेम अगर हम बात करें बुक की, कि कोई बुक अच्छी चलेगी या फिर वो फेल होगी। ठीक है, तो अम्बर्तो इको भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप कभी भी एक पर्टिकुलर रीजन नहीं ढूंढ सकते किसी किताब के सक्सेसफुल होने का या फेलियर होने का। क्लियर है? ये सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को इसीलिए बताई बच्चों, ताकि आप इसको अपने कॉन्टेक्स्ट से, अपने चैप्टर के साथ रिलेट कर सके। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको लिखेंगे, बट लिखेंगे किसके प्रोस्पेक्टिव से?
आप लिखेंगे अम्बर्तो इको के पर्सपेक्टिव से कि अम्बर्तो इको ऐसा कह रहे हैं, ऐसा आप नहीं कह रहे। ठीक है, ये अम्बर्तो की लाइंस है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड अ बुक सक्सेस और फेलियर। यहां तक क्लियर है बच्चों सभी को? आगे बढ़ते हैं। वन कैन ओनली मेक वाइल्ड गेसेस। सिर्फ लोग क्या कर सकते हैं? गेस कर सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं कि हाँ ये चलेगी, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें ये है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट डाला गया है तो शायद ये चलेगी, और कोई ये लगाता है कि नहीं यार इसमें ना वो मजा नहीं आ रहा, वो बात नहीं है कि जो ऑडियंस को हिट कर पाए, तो ये मूवी नहीं, ये मूवी कहते हैं ये बुक नहीं चलेगी। ठीक है, तो लोग सिर्फ और सिर्फ गेस लगाते हैं, लेकिन असली पता तो कब चलता है बच्चों? जब बुक रिलीज होती है, बुक मार्केट में अवेलेबल होती है, लोग उसको पढ़ते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, असली रिजल्ट तो उसके बाद आता है। Perhaps the time in history when it was written has proved favorable for its success। अब बात हो रही है यहाँ पे नेम ऑफ द रोज की, लेकिन इस बुक को जब लिखा गया था तो सारी चीजें इसकी फेवर में रही होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है कि उस वक्त जनता का मूड कैसा है, पब्लिक का इन्वायरमेंट कैसा है, किस चीज पे चल रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? ठीक है, अपने आसपास देखिए, सभी कंट्रीज पे थोड़ा सा एक हल्का सा ना दिमाग में घुमाइए कि सारी कंट्रीज में आजकल चल क्या रहा है। सोचिए थोड़ा। अभी हाल फिलहाल में नेपाल में क्या हुआ है? ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होने वाला था। ठीक है, और रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है। ठीक है, इजराइल वर्सेस हमास भी चल रहा है, हमास मतलब गाजा वाला। ठीक है, ये सारी चीजें भी चल रही हैं। और क्या चल रहा है? अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है पूरी दुनिया में, अमेरिका वर्सेस दुनिया, क्या मतलब उसका मेन है वो, वर्सेस चाइना एंड रशिया। ठीक है, और और बताइए, उधर से वर्सेस ईरान भी है, ईरान भी है। उधर से ईरान वर्सेस सऊदी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि हमसे तेल लो, सऊदी कह रहा है कि हमसे तेल लो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इस तरह की चल रही है बच्चों, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, जो हमारा नेबर है, हमने नेबरहुड में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे तख्ता पलट हो रहा है, कैसे अपने मिनिस्टर्स को ही हटा के फेंक दे रहे हैं लोग, सरकार ही पलट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेके ना जो वर्ल्ड में जो खलबली मची हुई है, इस पे अगर इस मोमेंट में कोई किताब लिख दे, बढ़िया किताब लिख दे, या फिर कोई मूवी बना दे, तो बच्चों डेफिनेटली है, उसके चांसेस है उस मूवी के हिट होने के, या उस किताब के सक्सेसफुल होने के। ठीक है, क्योंकि अभी माहौल वही चल रहा है, तो बच्चों ये देखना पड़ता है कि माहौल क्या चल रहा है अभी। और मान लीजिए अगर सब कुछ पीसफुल होता, पूरी दुनिया में सब पीसफुल चल रहा होता, और कोई वॉर वाली किताब लिख दे, तो डेफिनेटली है ना कि बच्चों लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। लोग चाहेंगे कि जिस तरह का माहौल है तो उसी तरह का की हम मूवी भी देखें, या उसी तरह का हम कुछ किताब वगैरह भी पढ़े। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जो डिपेंड करते हैं आपकी बुक के सक्सेस और फेलियर के लिए। तो वही वो कहते हैं कि उस वक्त सारी चीजें हमारी बुक की फेवर में थी, सब चीजें फेवर में थी, और इसलिए हमारी बुक नेम ऑफ द रोज फेमस हो गई। ठीक है बच्चों, ये जो नाम है उम्बर्तो इको की बुक का, नोवेल का, ये आपको याद रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। द नेम ऑफ द रोज याद रखेंगे। ओके। According to Mukund, the novel setting in the medieval past might have contributed to its success। ठीक है, अब मुकुंद एक पॉइंट निकालते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि आपने जो किताब लिखी है ना, इसमें थोड़ा बहुत मेडिवल पास्ट मतलब मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत आपने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, वो बताते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा भी था बच्चों कि क्योंकि जो अम्बर्तो इको थे वो क्या थे? हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे तो हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बुक में थोड़ा बहुत मेडिवल पास्ट का कुछ डाल दिया, थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी कैसी थी, डिटेक्टिव बेस्ड मूवी थी वो, बुक थी, तो उसमें थोड़ा डिटेक्टिव वाला पार्ट भी है। वहीं उन्होंने थोड़ी हिस्ट्री भी डाल दी, और वहीं थोड़ा बहुत उन्होंने क्या डाला था, मेटाफिजिक्स भी डाली थी। ठीक है, भौतिकी के कुछ चीजें भी डाले थे, भौतिक विज्ञान के, और उनको कंबाइन करके एक बहुत अच्छी किताब बना दी थी। लेकिन वो डिफिकल्ट थी पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने कोई आसान किताब नहीं बनाई है, इट्स नॉट फॉर इजी रीडर्स, इजी रीडिंग। ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा रीडर्स को अपना, लेकिन
ऐसे भी बहुत से रीडर्स हैं इस दुनिया में जो कि सिर्फ इजी इजी किताबें नहीं पढ़ना चाहते, थोड़ा उन्हें तो चाहिए कि कुछ तो थोड़ा मुश्किल हो, कुछ चैलेंजिंग हो, जिसे पढ़ने में मजा आए। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें थी। बट मैनी नोवेल्स रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट हैव फेल्ड टू गेट एज मच सक्सेस। ठीक है, तो यहीं पे अंबर्तो इको कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिवल पास्ट में मैंने ये किताब लिखी के बारे में ये चीज थी तो फिर ये फेमस हो गई। बहुत सी किताबें ऐसी भी हैं जो मेडिवल पास्ट के बारे में लिखी गई, लेकिन वो क्या हुई, वो फेल हुई। ठीक है, और मेरी वाली जो किताब है वो सक्सेसफुल हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको मेडिवल पास्ट के बारे में लिखा, ये सारी चीजें नहीं होती। ये होता है मेन फैक्टर, इट्स ऑल अबाउट लक। चल गई तो चल गई, नहीं चली तो आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए, वो फेल भी हो सकती है। ठीक है, यहीं पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते थे जो इन्होंने आंसर्स में नहीं ऐड किया हुआ, कि वो अंबर्तो इको एक बात और कहते हैं कि अगर यही किताब मैं 10 साल पहले या आज से 10 साल बाद लिखूं तो डेफिनेटली ये नहीं चलेगी, लेकिन आज ही चली क्योंकि मे बी द कंडीशंस वर फेवरेबल टू इट, है ना। और एंड द अदर थिंग्स आर मिस्ट्री। ठीक है, बाकी चीजें तो मिस्ट्री ही है, मुझे भी नहीं पता कि रहस्य है कि कैसे चल गई। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चों ये नोट डाउन कर लिया आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, वैसे ही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि आप लोगों को बच्चों क्या करना है कि पेयर बना लेना है, या तो आप जोड़ा बना लीजिए, ठीक है, 2 लोगों का, या फिर एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, 3 या 4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, और फिर आप लोगों को ये सब डिस्कस करके ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉक अबाउट एनी इंटरव्यू दैट यू हैव वॉच्ड ऑन टेलीविजन और रेड इन अ न्यूज़पेपर, हाउ डिड इट ऐड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेलिब्रिटी, द इंटरव्यूअर एंड द फील्ड ऑफ द सेलिब्रिटी। पहला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, ये कह रहा है कि अगर जैसे आपने एक पेयर बना लिया अपना, या फिर अगर आप ग्रुप में बैठे तो आप क्या कीजिए, एक इंटरव्यू को उठाइए जो आपने या तो टेलीविजन में देखा हो या फिर न्यूज़पेपर में रीड किया हो, और उसको डिस्कस कीजिए आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, या फिर अपने पेयर के साथ, पार्टनर के साथ, कि आपने उसमें से क्या समझा उस सेलिब्रिटी के बारे में, ठीक है, जिसका कि इंटरव्यू लिया जा रहा था। दूसरा, जो इंटरव्यू ले रहा था उसके बारे में, और इन द फील्ड ऑफ द सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटी जो है वो जिस भी फील्ड में है उसके बारे में क्या समझा। मान लीजिए वो एक्टर है, या फिर स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, या फिर राइटर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना सेलिब्रिटी तो बच्चों। तो आपने उसकी फील्ड के बारे में क्या समझा। ठीक है, इस तरह से ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों को परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं 2 मिनट देता हूं आप लोगों को, आप इस पे वर्क कीजिए, देन वी विल डिस्कस इट्स आंसर। ठीक है बच्चों, ये बच्चे देख लेते हैं इसके आंसर को एक बार। देखिए, द स्टूडेंट्स कैन वॉच और रीड एन इंटरव्यू ऑफ अ पॉलिटिशियन और अ बॉलीवुड। आप किसी पॉलिटिशियन, किसी बॉलीवुड एक्टर का इंटरव्यू देख सकते हैं, एंड सम ऑफ द इश्यू दैट कैन बी डिस्कस्ड आर, और आप किन किन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, द सेलिब्रिटी एंड हिज हर लाइफ, ठीक है, वो सेलिब्रिटी कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल वगैरह कैसी है, हिज वर्क एंड द करियर, उसका काम और उसका करियर क्या है, इन सब चीजों पे डिस्कस कर सकते हैं। द इंटरव्यूअर, हिज क्वेश्चंस एंड हिज मूड, ठीक है, इंटरव्यूअर के बारे में भी आप जान सकते हैं, लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस कैसे थे, क्या उसके क्वेश्चंस अच्छे थे, या फिर उसने कुछ फालतू के क्वेश्चंस पूछे या कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, उसका मूड कैसा था इंटरव्यू के दौरान, ये डिस्कस कर सकते हैं आपस में। द वे द सेलिब्रिटी आंसर्स द क्वेश्चन, आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि सेलिब्रिटी ने इंटरव्यूअर के आंसर्स का जवाब कैसे दिया। ठीक है, हिज लैंग्वेज, उसकी भाषा कैसी थी, मूड कैसा था, जेस्चर्स यानी कि बच्चों हाव भाव, ठीक है, जो उसका बॉडी लैंग्वेज होता है ना, जैसे हम बात करते हैं अपने हाथों का, अपनी नेक का, हेड मूवमेंट, ये सारी चीजें, बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, जेस्चर्स में आ जाती है। ठीक है बच्चों, एंड बॉडी लैंग्वेज, ये सब कैसी थी, इन सब पॉइंट्स के बारे में बच्चों आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है, द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ बोथ द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लेता है दैट इज योर इंटरव्यूअर,
जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है दैट इज इंटरव्यूई। क्लियर है बच्चों? तो इन दोनों के व्यूज, विचार और ख्यालों के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा उसकी सोच ऐसी थी, ठीक है, उसकी थिंकिंग ऐसी थी और उसके व्यूज ऐसे थे, ठीक है। ये सारी चीजें आप बच्चों आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको डायरेक्शंस गिवन थे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को। द मीडियम यू लाइक द बेस्ट फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, मीडियम मतलब होता है बच्चों माध्यम। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ, मीडियम मीन्स माध्यम। आपको इंटरव्यू पढ़ने का कौन सा माध्यम ज्यादा पसंद है? प्रिंट माध्यम, ठीक है, प्रिंट यानी कि कह सकते हैं बच्चों जो कि आप मैगजीन्स वगैरह में इंटरव्यू देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में कोई इंटरव्यू आया रहता है उसको, क्या आप उसे ज्यादा पसंद करते हैं पढ़ना? या फिर रेडियो में, रेडियो और एफएम में भी इंटरव्यूज आते हैं, क्या आपको वो पसंद है? ठीक है, रेडियो में इंटरव्यू सुनना। या फिर टेलीविजन, ठीक है, टीवी पे भी इंटरव्यू आते हैं जैसे आजकल पॉडकास्ट वगैरह चले हुए, आपको वो पढ़ना, वो देखना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में बच्चों आप लोग डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।